नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, बैकग्राउंड क्या है। रिसेंटली सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित 3 रिफॉर्म्स लेके आई। सबसे पहला रिफॉर्म एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में अमेंडमेंट। पहले एक्ट में प्रोविज़न देखो ये था, एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियन, पोटैटोज़, इनको कोई पर्सन एक लेवल से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकता था। लेकिन अब इस प्रोविज़न में चेंज किया गया है। मकसद ये था ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए। फसल की कटाई के बाद लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में मजबूत नहीं है, और जिसके लिए ये प्रोविज़न भी दोषी था। बट अब इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है तो ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा प्रोविज़न, अब किसानों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। वो एपीएमसी मंडी से बाहर जाके भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। और तीसरा ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमने बात की बैकग्राउंड की। राइटर अब ये बोलते हैं, देखो ये रिफॉर्म्स जो सरकार लेके आई हैं, रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं बट इनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहली डिफ़िकल्टी है टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इसे आप पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम भी कह सकते हो। ये प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब डिसीजन मेकर की जो प्रेफरेंस है वो समय के अनुसार चेंज होती रहती है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर डिसीजन मेकर की प्रेफरेंस अलग होगी। राइटर क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट के थ्रू? राइटर ये कहना चाहते हैं सरकार अभी तो देखो मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है, बट ऐसा ना हो कुछ समय बाद किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए सरकार किसी और चीज़ पर फोकस करने लगे। एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल के तौर पर राइटर कहते हैं, देखो 2016 में ई नैम लॉन्च किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बहुत धूमधाम से ये ई नैम लॉन्च किया गया था। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलें। पहले फेज में देखो 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में 585 मार्केट्स को कवर किया गया था। इस ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को आवश्यकता थी कि वो अपने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव लेके आएँ। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता थी। पूरे स्टेट में एक सिंगल लाइसेंस मिले और मार्केट फ़ी को कलेक्ट करने के लिए भी एक सिंगल पॉइंट हो, और सबसे लास्ट में सभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बोली लगना। ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती थी एपीएमसी एक्ट को अमेंड करके ही। बट कई सारे स्टेट्स ने ना तो एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया इन 3 चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, और कुछ स्टेट्स ने ट्राई किया तो वो भी आधे अधूरे मन से। मतलब ई नैम जो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से लॉन्च किया गया था वो उतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो उसका जितना कि सोचा गया था। जब देखो ई नैम इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ तो सरकार ने पीएम आशा स्कीम लॉन्च की। देखो दोनों में डिफरेंस है। जो ई नैम था वो मार्केट रिफॉर्म था, जबकि ई नैम के फेल होने के बाद सरकार ने जो स्कीम स्टार्ट की पीएम आशा, ये पब्लिक प्राइस सपोर्ट स्कीम थी। इस स्कीम में सरकार किसानों को प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 3 कंपोनेंट्स थे इस स्कीम के। पहला कंपोनेंट था प्राइस सपोर्ट स्कीम, मतलब सरकार ज़्यादा एमएसपी देगी किसानों को फसलों के लिए। दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मतलब कि अगर किसान अपनी फसल मार्केट में बेचते हैं एमएसपी से कम रेट पर, तो जितना कम रेट पे किसानों ने अपनी फसल बेची है उतना भुगतान सरकार के द्वारा किसानों को किया जाएगा। सबसे लास्ट में
प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, 3 कंपोनेंट थे इस पीएम आशा स्कीम के। ये लॉन्च की गई थी 2018 में। समझ रहे हो ना आप, पहले सरकार ने मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस किया। 2016 में ई नैम स्कीम लॉन्च की थी, नहीं इफेक्टिव साबित हुई। 2018 में सरकार ने फिर मार्केट के रिफॉर्म्स करना छोड़ दिया और किसानों को जो प्राइस दिया जाता है फसलों पर, इस दिशा में किसानों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और पीएम आशा स्कीम लॉन्च की। बट ये इसकी भी इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं रही। इन 3 कंपोनेंट्स में से पहला जो कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसको तो चलो ठीक ठाक ढंग से इंप्लीमेंट किया गया। बाकी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, इसको ट्रायल बेसिस पे इंप्लीमेंट किया गया, सिर्फ मध्य प्रदेश में, और जगहों पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और सबसे लास्ट में प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, इसको तो ट्रायल बेसिस पर भी कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया और सरकार ने बहुत कम पैसा एलोकेट किया इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। 2018-19 में 4,721 करोड़, 2019-20 में सिर्फ 321 करोड़ और 500 करोड़ 2020-21 में एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है पीएम आशा प्रोग्राम के अलावा 2 और मॉडल एक्ट्स फॉर्मुलेट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक 2017 में, एक 2018 में, ताकि स्टेट्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। स्टेट्स को कहा गया था कि आप कानून बनाइए हमारे द्वारा प्रेजेंट किए गए मॉडल एक्ट्स के आधार पर। बट बहुत कम स्टेट्स ने एक्ट बनाया है उन मॉडल एक्ट्स के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ, जब देखो पीएम आशा स्कीम की इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई तो इलेक्शंस आ गए। सरकार को फिर से लगा कि किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हो पूरी जर्नी किस प्रकार से सरकार की जो पॉलिसी है वो फ्लिप फ्लॉप कर रही है। कभी मार्केट पे रिफॉर्म्स, कभी डायरेक्टली किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम देने की कोशिश करना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, और कभी सीधा ही किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर देना। मतलब कोई विजन नहीं है सरकार के पास कि कौन सी एक चीज़ से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो पीएम किसान स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी इलेक्शन से पहले। 1 साल में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। टोटल 75,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस स्कीम ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है, किसानों को पैसा मिला है और कोविड-19 में भी वो पैसा काम आ रहा है। अब फिर से सरकार ने मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ई नैम में अब पहले से ज़्यादा मार्केट्स आती हैं। अब किसानों को अलाउ कर दिया गया है कि डायरेक्टली वो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फसल को बेच सकते हैं। ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा हाल ही में जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया 3 रिफॉर्म्स लेके आई है सरकार। तो कुल मिला के ये एग्जाम्पल हैं पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम के। मतलब अलग अलग समय पर सरकार का जो फोकस होता है वो अलग पॉलिसी पर होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ में फ्लिप फ्लॉप होता है, इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हैं। उनको लगता है हो सकता है सरकार कल को अपनी नीति चेंज कर दे, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इसलिए सरकार को अपने पास एक विजन रखना चाहिए कैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। बार बार इस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप ठीक नहीं है। दूसरा जो इशू राइटर के द्वारा कहा जाता है इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में, वो है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन या फिर स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखो, इंटर स्टेट ट्रेड में गुड्स का मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विभिन्न स्टेट्स के बीच और सेंटर और स्टेट्स के बीच। इसके अलावा पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट प्रेजेंट किए थे स्टेट्स को कि आप इनके बेस पे कानून बनाइए, हो सकता है विभिन्न स्टेट्स को प्रॉब्लम आई हो उन मॉडल एक्ट्स के आधार पर कानून बनाने में। तो आवश्यकता ये है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ एंगेज करे, उनसे पूछे कि भैया क्या समस्या आप फेस कर रहे हो, ताकि मिल के उस समस्या का समाधान किया जा सके। इस प्रकार से अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाई जाती है तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तीसरा इशू है मल्टीपल मार्केट फेलियर्स।
देखो, मार्केट रिफॉर्म्स तो सरकार ला रही है, बट अगर किसानों को उचित क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर किसान किससे लोन लेंगे? लोकल जो साहूकार होता है उससे किसानों के द्वारा लोन लिया जाएगा। अगर बैंकों से लोन नहीं मिलेगा तो जिस आड़ती से, जिस साहूकार से लोन लिया जाता है किसान के द्वारा, फसल की कटाई के बाद उसे ही अपनी फसल बेच दी जाती है। तो फिर ये तो डिस्ट्रेस सेलिंग हो गई ना, किसान ने अपनी फसल मजबूरी में बेची है। फिर मार्केट रिफॉर्म्स लाने का फायदा ही क्या अगर किसान उसी को अपनी फसल बेच रहा है जिससे उसने पहले लोन लिया है। फायदा तो तब होगा ना, किसान अपनी मर्जी से वहां फसल बेच के जहां उसको उसकी फसल के उचित दाम मिले। तो आवश्यकता ये है, एक तो किसानों को आसानी से क्रेडिट मिले बैंकों से, ताकि मजबूरी में लोकल साहूकार से किसानों को लोन ना लेना पड़े, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। दूसरा, फसल अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस मैकेनिज्म भी होना चाहिए। तीसरा, अभी देखो लैंड लीजिंग मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिनके पास लैंड नहीं है वो बड़े जमींदारों से लैंड लीज पर नहीं ले पाते क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस पर भी रिफॉर्म आना चाहिए। तो ये लास्ट के जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इंश्योरेंस वाला पॉइंट, क्रेडिट वाला पॉइंट और लैंड लीजिंग वाला पॉइंट, इनको आप मल्टीपल मार्केट फेलियर्स में लिख सकते हो या फिर अलग से भी लिख सकते हो। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, अगर देखो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग संबंधित रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट करवाना है, तो इन इश्यूज पर ध्यान देना जरूरी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।